बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है वो हम पढ़ेंगे टेम्परेचर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। ठीक है, लास्ट लेक्चर जो था हमारा कल वाला, उसमें हमने देखा था कि एनिमल्स प्लांट थर्मोरेगुलेशन हमने स्टार्ट किया था। प्लांट्स में हमने थर्मोरेगुलेशन के मैकेनिज्म्स पढ़े थे। प्लांट में थर्मोरेगुलेशन के हमने लो टेम्परेचर में भी देखा था प्लांट्स कैसे थर्मोरेगुलेशन करते हैं, और हाई टेम्परेचर में भी हमने देखा था प्लांट थर्मोरेगुलेशन जो है वो कैसे करते हैं। उसके बाद हमने मैकेनिज्म इन एनिमल्स शुरू किया था। एनिमल्स में हमने देखा था कि उनकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो किस किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, और इसके अलावा एनिमल्स और उनके एनवायरनमेंट के दरमियान में जो हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है वो किन तरीक़ों से होता है। पहला तरीकाकार जो था वो हमने पढ़ा था कि इंफ्रारेड थर्मल रेडिएशन, दूसरा था डायरेक्ट एंड रिफ्लेक्टेड सनलाइट। ये दोनों ट्रांसफ़र करते हैं हीट एनिमल के अंदर। और उसके बाद हमने देखा था रेडिएशन एंड इवेपोरेशन ट्रांसफर हीट आउट ऑफ द एनवायरनमेंट। ठीक है, आउट टू द एनवायरनमेंट यानी एनिमल के अंदर से हीट निकालते हैं और एनवायरनमेंट में बाहर भेजते हैं। तो ये दो तरीकाकार थे। अब इसी को हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। थर्मोरेगुलेशन के मैकेनिज्म जो हैं वो एनिमल में टेम्परेचर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। एनिमल किस किस तरह से टेम्परेचर जो है उसको रेगुलेट करते हैं, उसकी बुनियाद पे एनिमल्स को मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। ठीक है, मुख्तलिफ हिस्सों में एनिमल्स जो हैं उनको डिवाइड कर दिया गया है। Animals deal with variations in thermal characteristic of their environment. There are animals in which body temperature। अच्छा, अब आप ये वाले जो पहले दोनों पॉइंट हैं 1 और 2, इसको आपने ये जो बोल्ड किया हुआ है इसमें क्वाइक्लोथर्म्स और होम्योथर्म्स, ये 1 और 2 पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो इनको आपने इसके ऊपर आप हेडिंग देंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स बेस्ड ऑन थर्मल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ देयर एनवायरनमेंट। ठीक है, आपने हेडिंग देनी है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ पहले तो आपकी मेन हेडिंग है ना टेम्परेचर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। उसके बाद आप एक और हेडिंग देंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल बेस्ड ऑन द थर्मल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ देयर एनवायरनमेंट। ये लिखा हुआ है सारा थर्मल, ये है थर्मल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ देयर एनवायरनमेंट। तो एनिमल की उनके एनवायरनमेंट के थर्मल कैरेक्टरिस्टिक की बुनियाद पे एनिमल को दो ग्रुप में तकसीम किया जाता है। पहला ग्रुप है क्वाइक्लोथर्म्स, दूसरा ग्रुप है होम्योथर्म्स। अब ये क्वाइक्लोथर्म्स की डेफिनेशन है, यहाँ से शुरू हो रही है, ये देयर से। ठीक है, देयर आर एनिमल्स इन विच बॉडी टेम्परेचर टेंड्स टू फ्लक्चुएट मोर और लेस विद एम्बिएंट टेम्परेचर वेयर एयर और वाटर आर चेंज्ड। ठीक है, एम्बिएंट का मतलब होता है बैरोनी टेम्परेचर, बाहर वाले सराउंडिंग का टेम्परेचर, बाहर वाले इन्वायरमेंट का टेम्परेचर। ठीक है, ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी का टेम्परेचर फ्लक्चुएट, आपको पता है तब्दील होना, अपने फ्लक्चुएशन का जो मीनिंग है वो पहले पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है आपने। अब ऐसे एनिमल का ग्रुप जिनकी बॉडी का टेम्परेचर बाहर वाले सराउंडिंग के वाटर और एयर के टेम्परेचर के मुताबिक चेंज होता रहे, उनको कहते हैं क्वाइक्लोथर्म्स। और इसकी एग्जांपल्स हैं इनवर्टिब्रेट्स, फिश, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। ठीक है, क्वाइक्लोथर्म्स जो है वो एनिमल का ऐसा ग्रुप है जो अपनी बॉडी टेम्परेचर चेंज करते हैं बाहर वाले टेम्परेचर के, बाहर की हवा और पानी का, जहाँ पे भी वो रह रहे हैं उसका कैसा टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो तब्दील कर लेते हैं, उनको कहते हैं क्वाइक्लोथर्म्स। और इसकी एग्जांपल्स में आता है इनवर्टिब्रेट्स, फिश, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, ये इसकी एग्जांपल था। नंबर 2, पहला ग्रुप था क्लासिफिकेशन, हम पढ़ रहे हैं एनिमल की थर्मल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ देयर एनवायरनमेंट। नंबर 2 आ जाता है होम्योथर्म्स। ये इसकी डेफिनेशन यहाँ से शुरू होती है, द अदर। ठीक है ना, द अदर एक्सपोज टू चेंजिंग एयर और वाटर मेंटेन देयर अदर ग्रुप। ठीक है, दूसरा ग्रुप जो है होम्योथर्म्स का, ये क्या करते हैं, मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, होम्योथर्म्स आपने लिखना है, होम्योथर्म्स की डेफिनेशन में आपने लिखना है एनिमल्स विच मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर और कॉल्ड होम्योथर्म्स। और इसकी एग्जांपल में आ जाएगा बर्ड्स एंड मैमल्स। क्वाइक्लोथर्म्स में आपने लिखना है एनिमल्स विच टेंड्स टू फ्लक्चुएट their body temperature with ambient temperature where air और water temperatures are same। ठीक है, ये वाली जो पहली दो लाइनें हैं ये क्वाइक्लोथर्म्स की डेफिनेशन है, और ये जो अगली लाइन है इनवर्टिब्रेट्स, फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, ये क्वाइक्लोथर्म्स की एग्जांपल है। अब होम्योथर्म की डेफिनेशन है एनिमल्स इन विच मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर आर कॉल्ड होम्योथर्म्स। इसकी एग्जांपल में आ जाएगा बर्ड्स एंड मैमल्स। ठीक है,
Several difficulties arise with this technology with studies. It is observed that deep sea fishes maintain their body temperature due to constant। अच्छा बस ये आपको करने की दो तीन लाइनें जरूरत नहीं, बस आपने इस पैराग्राफ में से हेडिंग देनी है इस पैराग्राफ की। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल बेस्ड ऑन थर्मल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ देयर एनवायरनमेंट। उसमें पहला ग्रुप है पोइकिलोथर्म्स और सेकंड ग्रुप है होमियोथर्म्स। इन दोनों की आपने डेफिनेशन लिखनी है और एग्जांपल्स लिखनी है और याद करनी है। नेक्स्ट है ये वाला पैराग्राफ, इसकी आपने फिर हेडिंग देनी है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल ऑन द सोर्स ऑफ हीट प्रोडक्शन बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ हीट प्रोडक्शन। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल ऑन द बेस, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ हीट प्रोडक्शन। ये हीट प्रोडक्शन के सोर्स की बुनियाद पे एनिमल की क्लासिफिकेशन जो है वो किन ग्रुप में की जाती है, उसके तीन ग्रुप्स हैं। नंबर 1 एंडोथर्म्स, नंबर 2 एक्टोथर्म्स, नंबर 3 हेटेरोथर्म्स। इनकी भी हम डेफिनेशन लिखेंगे एक एक लाइन में और साथ एग्जांपल लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखने लगे हैं अभी, पिछले पैराग्राफ में जो हमने पढ़ा है उसमें था क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स बेस्ड ऑन द थर्मल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ देयर एनवायरनमेंट। ठीक है, इसमें है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ हीट प्रोडक्शन। ये भी एनिमल की क्लासिफिकेशन है ऊपर वाली जो है, ठीक है, ये ऊपर वाली ये भी एनिमल की क्लासिफिकेशन है, लेकिन ये बेस कर रही है थर्मल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ देयर एनवायरनमेंट। ये एनिमल की क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ हीट प्रोडक्शन। ठीक है, तो पहला ग्रुप इस वाली क्लासिफिकेशन का बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ हीट प्रोडक्शन का, इसमें आपने पहला ग्रुप लिखना है। आप बेशक इसके साथ आप जब इसकी हेडिंग देंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ हीट प्रोडक्शन, इसके साथ बड़े वाला कैपिटल बी लिख ले। ठीक है, और एंडोथर्म्स एक्टोथर्म और हेटेरोथर्म्स को 1 2 3 कर ले। और ऊपर वाला जो है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल बेस्ड ऑन थर्मल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ देयर एनवायरनमेंट, इसके साथ आपने कैपिटल ए लिखना है। ये ए वाला ग्रुप है क्लासिफिकेशन का, ये बी वाला ये ए वाली क्लासिफिकेशन की स्कीम है और ये बी वाली क्लासिफिकेशन की स्कीम है। इसमें भी आपने कोएगुलोथर्म्स के साथ 1 और होमियोथर्म्स के साथ 2 लिखना है। इसमें आपने एंडो एक्टो और हेटेरोथर्म्स के साथ 1 2 3 लिखना है। ठीक है, अब एंडोथर्म्स ये डेफिनेशन है, animals that generate their own body heat as through heat production as a byproduct during metabolism। Animal that generate their own body heat as a byproduct during metabolism। ठीक है, ऐसे एनिमल्स जो अपनी बॉडी की हीट मेटाबॉलिज्म यानी जिनके अंदर रिएक्शन होंगे तो उनकी बॉडी जो है वो खुद रिएक्शन के दौरान हीट प्रोड्यूस करेगी, वो एंडोथर्म्स कहलाते हैं। एग्जांपल्स है बर्ड्स, फिशेस, फ्लाइंग इंसेक्ट्स। ठीक है, ये इसकी एग्जांपल में आती हैं बर्ड्स, फिशेस, फ्लाइंग इंसेक्ट्स। एक्टोथर्म्स दूसरा ग्रुप आ गया, एनिमल्स विच प्रोड्यूस मेटाबॉलिक हीट एट लो लेवल। आपने एनिमल यहाँ पे लिखा हुआ नहीं, आपने खुद लिख देना है एनिमल लिख के, एनिमल विच प्रोड्यूस मेटाबॉलिक हीट एट लो लेवल एंड दैट इज आल्सो एक्सचेंज्ड क्विकली विद एनवायरनमेंट। ठीक है, एनिमल जो कि मेटाबॉलिक हीट प्रोड्यूस करते हैं और वो भी फौरी तौर पे एनवायरनमेंट के साथ एक्सचेंज हो जाती है। however absorb heat from their surrounding, इसके अलावा वो अपने सराउंडिंग से हीट अब्सॉर्ब कर सकते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है एक्टोथर्म की और इसकी एग्जांपल की आपने हेडिंग दे के लिखना है वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स, फिश, एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स। ये इसकी एक्टोथर्म की एग्जांपल में है। ठीक है, कि इनकी बॉडी में थोड़े लेवल पे हीट प्रोड्यूस की जाती है और वो भी इनकी सराउंडिंग बाहर निकाल देती है अपनी बॉडी से, और बॉडी से जो हीट है वो अब्सॉर्ब कर रहा है ये वाला ग्रुप। एंडोथर्म्स वो वाला ग्रुप है जो जिनकी बॉडी ही हीट प्रोड्यूस कर रही है और उसकी एग्जांपल में आ जाते हैं बर्ड्स, फिशेस और फ्लाइंग इंसेक्ट्स। उसके बाद थर्ड कैटेगरी जो है वो है हेटेरोथर्म्स, एनिमल्स हु आर कैपेबल ऑफ वेरिंग डिग्रीज ऑफ एंडोथर्मिक हीट प्रोडक्शन, यानी इनकी बॉडी में हीट प्रोडक्शन वेरी कर सकते हैं। ऐसे एनिमल जो अपनी बॉडी में हीट प्रोडक्शन यानी जब इनको जरूरत हो ये ज्यादा हीट प्रोड्यूस कर सके इनकी बॉडी, जब इनको जरूरत नहीं है कम हीट प्रोड्यूस कर सके, बट जनरली डू नॉट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर विद इन अ नैरो रेंज। हीट की प्रोडक्शन कर लेते हैं लेकिन जो बॉडी का टेम्परेचर है वो नैरो रेंज में कंट्रोल नहीं कर सकती। तो इसकी एग्जांपल में आ जाएगा बैट्स, हमिंग बर्ड्स वगैरह। ठीक है, बैट्स, चिमगादड़ वगैरह जो है वो हेटेरोथर्म की एग्जांपल में आ जाएंगी। तो ये दो हमने आज एनिमल की क्लासिफिकेशन की स्कीम पढ़ी है। पहली क्लासिफिकेशन की स्कीम है बेस्ड ऑन थर्मल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ देयर एनवायरनमेंट, दूसरी क्लासिफिकेशन है
बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ हीट प्रोडक्शन। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन है एनिमल की। उसके बाद है रेगुलेशन ऑफ हीट एक्सचेंज बिटवीन एनिमल एंड एनवायरनमेंट। एनिमल और एनवायरनमेंट जो है उसके दरमियान में जो हीट का एक्सचेंज है उसकी रेगुलेशन कैसे की जा रही है। एनिमल मुख्तलिफ मैकेनिज्म अडॉप्ट करते हैं रेगुलेट करने के लिए हीट एक्सचेंज को, यानी हीट एक्सचेंज को रेगुलेट करने के लिए कि अब अगर सर्दी का मौसम हो और उसमें भी एनिमल की बॉडी में से हीट निकलना शुरू हो जाए तो एनिमल की बॉडी का टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा गिर जाएगा, ठीक है ना, और एनिमल जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकेगा। तो एनिमल के पास कोई मैकेनिज्म होना चाहिए कि सर्दी में उन्होंने अपनी बॉडी से हीट नहीं निकलने देनी, और अगर गर्मी है तो एनिमल ने गर्मी में हीट निकालनी है अपनी बॉडी से, क्योंकि गर्मी में बॉडी का टेम्परेचर ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो रहा होगा। ठीक है, जब बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हो रहा होगा तो उसको अपनी बॉडी से हीट निकालने की जरूरत पड़ेगी गर्मी के मौसम में, जबकि सर्दी के मौसम में उसको रोकना है। तो एनिमल के पास ऐसी स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, ऐसे तरीकाकार होने चाहिए जिससे वो गर्मी में हीट निकलने से रोक सके अपनी बॉडी से, और सर्दियों में जो हीट है वो निकाल रोकने से बचा सके, निकलने से बचा सके। तो एनिमल के पास तीन तरह की अडॉप्टेशन है, स्ट्रक्चरल अडॉप्टेशन, फिजियोलॉजिकल अडॉप्टेशन, बिहेवियरल अडॉप्टेशन। स्ट्रक्चरल अडॉप्टेशन कौन कौन सी है? दीज में बी लॉन्ग टर्म चेंजेस इन सबडर्मल फैटी लेयर, इंसुलेशन एंड पेलेज। पेलेज जो है ये भी लेयर पर कह लें, कवरिंग कह लें, ठीक है ना, कवरिंग है बॉडी की। इस स्ट्रक्चरल अडॉप्टेशन में एनिमल जो है वो क्या कर सकते हैं, सबडर्मल फैटी लेयर, जो उनकी बॉडी की फैटी लेयर है, यानी गर्मियों में फैटी लेयर जो है वो अपना रोल प्ले करती है कि वो गर्मियों में हीट अपने अंदर से बाहर निकाल देती है, लेकिन सर्दियों में जो है वो अपने अंदर से निकलने नहीं देगी। प्रेजेंस ऑफ स्वेट ग्लैंड एंड लंग्स आर मॉडिफाइड फॉर पैंटिंग। स्वेट ग्लैंड की प्रेजेंस जो है ये भी एक स्ट्रक्चरल अडॉप्टेशन का पार्ट है कि जब गर्मियां होंगी स्वेट ग्लैंड जो है वो स्वेट प्रोड्यूस करेंगे, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर से हीट जो है वो निकल जाएगी। इसके अलावा पेंटिंग जो कि वो भी एक ऐसा ही प्रोसीजर है जिसके लिए हीट जो है वो इन्वायरमेंट में डिसिपेट कर रहे होते हैं एनिमल्स, ठीक है, निकाल रहे होते हैं। पेंटिंग एक अलग तरीका कार है। तो ये तीन तरह की स्ट्रक्चरल अडॉप्टेशन है एनिमल के पास, एक तो सबडर्मल फैटी लेयर, उसके बाद स्वेट ग्लैंड्स, और लंग्स मॉडिफाइड फॉर पेंटिंग। पेंटिंग वो वाला प्रोसीजर है जिसमें आपने डॉग्स को देखा होगा, जिसमें अपनी जुबान बाहर निकाल के, जब शदीद गर्मी होती है तो डॉग्स अपनी जुबान बाहर निकाल के बहुत ज्यादा हाँप रहे होते हैं, बहुत तेजी से सांस ले रहे होते हैं, लंग्स उनके जो है वो इतनी तेज से वर्क कर रहे होते हैं कि वो जुबान उन्होंने बाहर निकाली होती है और लंग्स बहुत तेजी से वर्क कर रहे होते हैं, यानी सांस हवा बहुत तेजी से सांस ले रहे होते हैं, जिसकी वजह से एनिमल की जो बॉडी की हीट है अंदर वाली वो बाहर आती है और उसकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। ठीक है, उसके बाद है फिजियोलॉजिकल अडॉप्टेशन। These regulate blood flow to the skin, specifically greater blood flow in warmth to dissipate heat and lower in colds to economize heat loss. फिजियोलॉजिकल अडॉप्टेशन में एनिमल ऐसी अडॉप्टेशन अपनाएंगे जिसमें उनकी जो स्किन है वो गर्मियों में हीट डिसिपेट, हीट का मतलब है हीट को बाहर निकालना, तो वो हीट को ज्यादा बाहर निकाल सके, और सर्दियों में हीट कम बाहर निकाल सके ताकि हीट के लॉस को बचाया जा सके। सर्दियों में हीट को बचाने की जरूरत है ना, क्योंकि सर्दियों में ऑलरेडी बॉडी ठंडी हो रही होती है तो उसको हीट अप करने की जरूरत होती है, तो सर्दियों में एनिमल्स ने रोकना है अपनी बॉडी की हीट को बाहर जाने से। आल्सो एक्टिवेशन ऑफ सर्टेन मसल्स कॉजेज प्लमेज फ्लफिंग। प्लमेज फ्लफिंग मतलब फड़फड़ाना, प्लमेज का मतलब फर, फेदर्स, पर फड़फड़ाना जो होता है, जब पर फड़फड़ाते हैं तो मसल की एक्टिवेशन हो रही होती है ना, ठीक है, उससे भी हीट प्रोड्यूस होती है। सिमिलरली एक्टिवेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड इज डन फॉर इवेपोरेटिव कूलिंग। इसके अलावा स्वेट ग्लैंड की इवेपोरेटिव, ये आपने इसकी भी 3 पॉइंट देनी है फिजियोलॉजिकल अडॉप्टेशन की। पहला ये है रेगुलेट ब्लड फ्लो टू द स्किन। स्किन की तरफ ब्लड फ्लो गर्मियों में एनिमल जो है वो ज्यादा कर देंगे ताकि उस ब्लड से हीट जो है वो बाहर निकलती जाए, जबकि सर्दियों में स्किन की तरफ ज्यादा ब्लड नहीं भेजा जाएगा ताकि हीट जो है वो कम से कम बॉडी से बाहर निकले। ठीक है, ये पहली अडॉप्टेशन थी। दूसरी अडॉप्टेशन जो है वो है एक्टिवेशन ऑफ सर्टेन मसल्स कॉजेज प्लमेज फ्लफिंग। सर्टेन मसल्स की एक्टिवेशन करवा दी जाती है। तीसरी अडॉप्टेशन जो है एक्टिवेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड इज डन फॉर इवेपोरेटिव कूलिंग। ये थर्ड अडॉप्टेशन होगी। बिहेवियरल अडॉप्टेशन, बिहेवियरल अडॉप्टेशन में वो अडॉप्टेशन आ जाएंगी जैसा कि हमें पता है कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो गर्मियों में गर्म इलाकों से मूव करके ठंडे इलाकों की तरफ चले जाते हैं, और सर्दियों में बहुत ज्यादा सर्दी वाले इलाकों से मूव करके किसी दरमियाने मैदानी इलाकों में चले जाते हैं। ठीक है, तो ये बिहेवियरल अडॉप्टेशन है। इसमें आ जाएगी इंक्लूड्स मूविंग ऑफ एनिमल टू एन एनवायरनमेंट वेयर हीट एक्सचेंज बिटवीन दीज इज मिनिमल।
ऐसे एनवायरनमेंट की तरफ मूव करना एनिमल का वो बिहेवियरल एडॉप्टेशन में आता है, जहाँ पे हीट एक्सचेंज एनिमल और एनवायरनमेंट के दरमियान कम से कम हो। इसकी एग्जांपल में आ जाएगा ग्राउंड स्क्वल्स मूव टू बरोज इन मिड डे हीट, यानी जब दरमियान दोपहर होती है तब बहुत ज्यादा हीट होती है तो ग्राउंड स्क्वल जो है वो अपने बिलों में वापस घुस जाती हैं, ठीक है। एंड लिजर्ड्स बास्क इन सन, लिजर्ड जो है वो सन में बास्क कर रहे होते हैं टू गेन हीट, वो सन में के सामने आ जाते हैं हीट लेने के लिए। एनिमल्स आल्सो, ये सेकंड बिहेवियरल एडॉप्टेशन है, पहली आपने पढ़ ली ये वाली। दूसरी, एनिमल्स आल्सो कंट्रोल अमाउंट ऑफ सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर हीट एक्सचेंज बाय एडजस्टिंग देयर पोस्चर्स, यानी कुछ एनिमल्स गर्मियों में जैसे अगर उनको बॉडी से हीट निकालने की जरूरत है तो एनिमल बहुत खुले चौड़े बाजू टांगे फैला के जो है वो घेर के बिल्कुल अपनी बॉडी को लेटे होंगे ताकि उनकी बॉडी को हवा लगे और अंदर से गर्मी जो है वो उनकी बॉडी से बाहर निकले। जबकि सर्दियों में आपको पता है वो बिल्कुल इकट्ठे होकर बैठे होंगे, ठीक है। तो वो एडजस्ट करना है पोस्चर का, इकट्ठे होकर बैठे होंगे ताकि उनकी बॉडी में जो हीट है वो बॉडी के अंदर ही रहे, बाहर ना निकल सके और उनको सर्दी से जो है वो बचा सके, ठीक है। तो ये पोस्चर को एडजस्ट करना है। तो ये तीन तरह की एडॉप्टेशन है जो कि एनिमल और उसके इन्वायरमेंट के दरमियान में हीट एक्सचेंज को कंट्रोल करती हैं। हाँ जी, ये थी थर्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स और प्लांट्स हमने पढ़ ली हैं। अब थर्मोरेगुलेशन इन मैमल्स, उसकी एग्जांपल ह्यूमन। ह्यूमन में हमने थर्मोरेगुलेशन जो है वो पढ़नी थी। उसमें रेगुलेटरी स्ट्रेटजीज कौन कौन सी होती हैं? मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन मेंटेन देयर हाई बॉडी टेम्परेचर विद इन अ नैरो रेंज 36 टू 38 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको पता है हमारा ह्यूमंस का बॉडी टेम्परेचर 36 टू 38 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो मेंटेन रहता है। और किस वजह से? एंडोथर्मिक कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि हमारी बॉडी में बाई प्रोडक्ट जो है, हमारी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म चलता है, रिएक्शन चलता है, उसमें बाई प्रोडक्ट के तौर पे हीट प्रोड्यूस होती है। ओरिजिन ऑफ एंडोथर्मी इन बर्ड्स एंड मैमल्स हैव प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू कीप। और एंडोथर्मी का ओरिजिन मैमल्स में, आपको पता है बॉडी में मैमल्स और बर्ड्स दोनों की बॉडी में बहुत ज्यादा रिएक्शंस चल रहे होते हैं और उनकी बॉडी के रिएक्शंस को चलाने के लिए हीट की जरूरत होती है। हीट जो है वो एंडोथर्मी जो है वो प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। एंडोथर्मी हीट है उनकी बॉडी में। तो इस चीज का ओरिजिन जो है उसने मैमल्स को और बर्ड्स को बहुत ज्यादा अर्थ पे रहने के काबिल बनाया, ठीक है। इस चीज के ओरिजिन है, एंडोथर्मी के ओरिजिन है। These regulate the rate of metabolic heat production, balancing it with the rate of heat gain and loss. द रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन, अच्छा दो तरह से हीट जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं मैमल्स। नंबर वन है हीट अगर कमी है तो दो तरह से मैमल प्रोड्यूस करेंगे, शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, और नंबर टू है नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। शिवरिंग थर्मोजेनेसिस में शिवर का मतलब होता है कांपना, हरकत करना, मूव करना। तो इंक्रीज rate of heat production is increased by increased muscle contraction by movement or shivering is called shivering thermogenesis। एक ये तरीकाकार है हीट की प्रोडक्शन करने का। थर्मो का मतलब हीट, जेनेसिस का मतलब तैयार करना, हीट तैयार करना। शिवरिंग का मतलब मूवमेंट, ठीक है। अगर मूवमेंट के जरिए हीट की प्रोडक्शन की जाए तो वो कहलाता है शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, नॉन शिवरिंग का मतलब ना कांपना या हरकत ना करना, थर्मो हीट, और जेनेसिस का मतलब पैदा करना या बनाना। तो अगर बगैर हरकत किए हीट प्रोड्यूस की जाए तो उसको कहेंगे नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। वो किस तरीके से की जाती है? हार्मोन करते हैं, जैसा कि थायराइड हार्मोन जो है वो नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस के मेथड से हीट प्रोड्यूस करेंगे। सम मैमल्स पोजेस ब्राउन फैट व्हिच इज स्पेशलाइज्ड फॉर रैपिड हीट प्रोडक्शन। तो एक तो शिवरिंग थर्मोजेनेसिस है हीट प्रोडक्शन के लिए, एक नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस है, और थर्ड है कुछ मैमल्स के पास ब्राउन फैट होती है जो कि हीट प्रोडक्शन करती है उनकी बॉडी में। ये तीन हीट प्रोडक्शन के मेथड से। अब अगर एनिमल की बॉडी में हीट ज्यादा हो गई है, ह्यूमंस के काम पढ़े हैं, सॉरी एनिमल का नहीं, मैमल्स की कैटेगरी में, मैमल्स में ह्यूमन की कैटेगरी हम पढ़े हैं। अगर हीट ज्यादा हो गई है तो क्या किया जाएगा? ओवर प्रोडक्शन ऑफ हीट, इट इज डिसिपेटेड थ्रू एक्सपोज सर्फेसिस बाय इंक्रीजिंग ब्लड फ्लो टू और इवेपोरेटिव कूलिंग। अगर हमारी बॉडी में हीट बहुत ज्यादा हो गई है तो स्किन की तरफ आप देखोगे कि अक्सर ब्लड का फ्लो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ब्लड का फ्लो हमारी बॉडी जो है वो स्किन की तरफ ज्यादा करवा देती है ताकि ब्लड जो हीट अप हुआ होता है उसके अंदर हीट आई होती है, वो हीट स्किन की तरफ को आए और स्किन से फिर बॉडी के बाहर को निकल जाए, ठीक है। या फिर इवेपोरेटिव कूलिंग जो कि स्वेट ग्लैंड है, पसीना लाते हैं। तो ये दो मेथड है अगर बॉडी में हीट ज्यादा हो जाए तो उसको बाहर निकालने के लिए। इसके अलावा स्किन जो है वो थर्मोरेगुलेशन का ऑर्गन है। ये आपकी जो लास्ट वाली लाइन है इसमें आपसे पूछा, आपसे क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द थर्मोरेगुलेटरी ऑर्गन, ठीक है, या विच ऑर्गन एक्ट्स एज थर्मोरेगुलेटरी ऑर्गन।
तो आप बताओगे स्किन जो है वो थर्मोरेगुलेशन का ऑर्गन है। अब हीट, 3 तरह की प्रोडक्शन के हमने हीट के मेथड पढ़े हैं इसमें। शिवरिंग थर्मोजेनेसिस के लिए हीट प्रोड्यूस होती है, जिसमें मसल कॉन्ट्रेक्शन होती है, मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और मूवमेंट होती है और हीट प्रोड्यूस होती है। नॉन, आपको पता है जब हम तेज से चल रहे होते हैं या भाग रहे होते हैं तो हमारी बॉडी हीट प्रोड्यूस कर रही होती है, ठीक है। ये शिवरिंग हो गई थर्मोजेनेसिस। नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस में थायराइड ग्लैंड जो है वो हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, हार्मोनल हीट प्रोडक्शन है, इसमें मूवमेंट नहीं हो रही। और थर्ड, कुछ मैमल्स में ब्राउन फैट होती है हीट प्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है। ओवर प्रोडक्शन, अगर हीट बॉडी में ज्यादा हो गई है तो वो निकालने के लिए या तो एक्सपोज सरफेसेस की तरफ ब्लड फ्लो ज्यादा कर दिया जाता है, या फिर इवापोरेटिव कूलिंग, जिसमें पसीना वगैरह उसके लिए बॉडी से हीट को निकाल दिया जाता है। अब मैमल जो है उनकी स्किन में क्या कहते हैं, स्किन जो है, मैमल की स्किन जो है वो ऑर्गन ऑफ थर्मोरेगुलेशन के तौर पे काम करती है। ये हमारा आज का लेक्चर है, ठीक है। कल जो है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे कोल्ड में और वार्म में जो है वो मैमल्स किस तरह से कर रहे हैं थर्मोरेगुलेशन, ठीक है। आज वाला लेक्चर आपको स्टूडेंट अच्छी तरह से तैयार करना है और उम्मीद है आपको इसकी समझ आ जाएगी।